Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Your biology teacher Madam Farzana Suhail here with the last lecture of unit number 11. The name of unit number 11 is homeostasis. Dear students, in the previous lecture we studied about the structure of the human kidney. We studied the internal structure of the human kidney. Along with that we studied about the functions of the human kidney, how it is going to filter the blood and how urine formation takes place in the human kidney. Along with that we studied that why kidneys are known as homeostatic organ and how they will perform their function as a homeostatic organ. In today's lecture we will study about the disorders of the human kidney. The very first disorder which we are going to discuss here is known as renal stone. आम लैंग्वेज में रीनल स्टोन्स को हम कहते हैं गुर्दे की पथरी. गुर्दे की पथरी एक्चुअली वो पत्थर नहीं है जो हमें बाहर की दुनिया में नज़र आते हैं. These are different type of stones. These are solid concretion or crystal aggregation formed in the kidneys from dietary minerals in the urine. Actually इस पथरी की फॉर्मेशन डिफरेंट टाइप की मिनरल्स की एक्यूमुलेशन की वजह से हो जाती है इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन किडनी. First of all, we are going to classify different types of the stones in different parts of the excretory system. Kidney. The first type of stone which is formed in different parts of the kidney is known as nephrolithiasis. अगर यही पथरी यूरेटर में होगी तो it is called as ureterolithiasis. If the same stone is formed in the bladder, then हम इसको नाम देंगे cystolithiasis. इसके बाद डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोन्स जो किडनी के अंदर या डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम में होते हैं उनकी भी हम क्लासिफिकेशन करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर फॉर्म. सबसे पहले हमारे पास जो ज़्यादा टाइप की किडनी स्टोन्स होते हैं तो दीज आर मेड अप ऑफ कैल्शियम साल्ट्स. सेकेंड टाइप की किडनी स्टोन्स यूरिक एसिड की एग्रीगेशन से बनते हैं. थर्ड टाइप ऑफ किडनी स्टोन्स आर मेड अप ऑफ मैग्नीशियम, एमोनियम एट्सेट्रा. Third type of kidney stones are made by the cystine. Cystine, these are small molecules of amino acids produced by the body. Cystine की stone formation is a genetic or inherited disease. Mostly ये by birth इन लोगों में होती है और अगर इस स्टोन को रिमूव कर दिया जाए तो कुछ अरसे के बाद दोबारा से इनको कॉम्प्लिकेशन शुरू हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ किडनी स्टोन. इनके अलावा देयर आर मैनी अदर टाइप्स ऑफ किडनी स्टोन्स टू, लेकिन ज़्यादातर हम डिस्कस इन फर्स्ट 4 टाइप्स या फर्स्ट 3 टाइप्स ऑफ किडनी स्टोन्स को करेंगे. हमारे पास सबसे ज़्यादा किडनी स्टोन्स जो रिपोर्ट होते हैं तो दीज आर कैल्शियम साल्ट्स. इसके साथ साथ ग्रीन लीफी वेजिटेबल या टोमेटोज़ वगैरह खाने की वजह से भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि इनकी किडनी के अंदर स्टोन्स की फॉर्मेशन हो जाती है. कैल्शियम साल्ट से बनने वाले किडनी स्टोन्स जितने भी होते हैं तो दे आर मिल्की वाइट इन कलर. जब इनको किडनी से निकाला जाता है सर्जरी के ज़रिए तो ये सॉलिड स्टोन की शक्ल में होते हैं, लेकिन अगर कुछ अरसे के लिए इनको रूम टेम्परेचर पे रखा जाए तो ये पाउडरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं बिकॉज दे आर एक्चुअली नॉट द स्टोन्स, दे आर मेड बाय द एग्रीगेशन ऑफ दीज कैल्शियम साल्ट्स एट्सेट्रा. अब जिस पार्ट ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम में ये किडनी स्टोन पाए जाएंगे उस पार्ट ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम को ये डैमेज करना शुरू कर देते हैं और वो ह्यूमन बीइंग जिसके किडनी में या एक्सक्रीटरी सिस्टम के किसी भी पार्ट में स्टोन्स होते हैं उसकी वजह से उसको डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं. सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन जो रिकॉर्ड की जाती है तो दैट इज़ लेस यूरिनेशन. More need of urination but less excretion of the urine. This is the big symptom that the person is suffering from the kidney stone. Now we are going to move towards the treatment of the kidney stone. अगर किडनी स्टोन बहुत ही स्मॉल साइज़ का है, अल्ट्रासाउंड में देखने के बाद अगर पता चलता है कि किडनी स्टोन का साइज़ बहुत छोटा है तो द डॉक्टर इज़ गोइंग टू एडवाइज द पेशेंट टू टेक प्लेंटी ऑफ वाटर. बहुत ज़्यादा पानी पीने की वजह से ग्लोमेरुलस में हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है और इस प्रेशर की वजह से अगर किडनी स्टोन नेफ्रॉन में या किसी और पार्ट ऑफ द किडनी में है तो वो इस प्रेशर की वजह से बहुत आसानी से मूव करके किसी ऐसे पार्ट में चला जाएगा जिसके बाद उसका निकलना बॉडी से आसान हो जाता है. सो दिस इज़ द फर्स्ट केस.
Second case is that the size of the kidney stone is a little bit larger. Then the treatment is known as extracorporeal shockwave lithotripsy. लेकिन अगर किडनी स्टोन का साइज़ बहुत बड़ा है तो देन विद द हेल्प ऑफ सर्जरी इट इज़ रिमूव्ड. सर्जरी के ज़रिए फिर इसको रिमूव कर दिया जाता है. मॉडर्न ट्रीटमेंट जो आजकल बहुत ज़्यादा ली जा रही है तो दैट इज़ एक्स्ट्रा कॉर्पोरल शॉकवेव लिथोट्रिप्सी. Here is the machine with the help of which this treatment is provided to all those patients who are suffering from kidney stones in any part of the excretory system. Now you can see a patient having the ESWL. It eliminates need for surgery. इससे गुजरने के बाद पेशेंट का स्टोन इतने स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट हो जाता है कि बहुत ईजिली वो यूरिन के ज़रिए बॉडी से बाहर निकल सकता है. इसलिए ऐसे पेशेंट को ऑपरेशन की या सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती. कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं आफ्टर टेकिंग ESWL, लेकिन कॉम्प्लिकेशंस टेम्पररी होती हैं. यूरिन में इन्फेक्शन हो सकता है एंड टेम्पररी ब्लीडिंग अराउंड द किडनी. चूँकि उस स्टोन की ब्रेकेज हुई है तो ये भी हो सकता है कि उसकी ब्रेकेज की वजह से जिस पार्ट ऑफ द किडनी में या यूरेटर या यूरिनरी ब्लैडर में है उससे टेम्पररी ब्लीडिंग हो, विच इज़ कॉमन. द सेकेंड टाइप ऑफ डिसऑर्डर इज़ नोन एज रीनल फेलियर. Renal failure is the second type of disorder which we are having in our book of biology. Dear students, two types of renal failure are there, acute and chronic. Acute type of renal failure is reversible. ये वो renal failure है या kidney failure है जो कि reversible है और जिसमें dialysis दिया जाता है patient को but for very less period of time. Whereas the second type of renal failure is called chronic renal failure which is irreversible. इरिवर्सिबल होने की वजह से सर्जरी की जाती है या फिर ऐसे पेशेंट को किडनी ट्रांसप्लांट प्रिस्क्राइब किया जाता है बाय द डॉक्टर. देयर आर डिफरेंट कॉजेज ऑफ रीनल फेलियर. सम ऑफ द कॉजेज आर लिस्टेड हेयर, दैट इज़ लॉन्ग टर्म डायबिटीज मेलिटिस, हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर, सिवियर इन्फेक्शन इन किडनी. बार बार अगर किडनी में किसी भी रीज़न की वजह से इन्फेक्शन हो तो उसकी वजह से भी नेफ्रॉन परमानेंटली डैमेज हो सकते हैं. And the very common cause is overuse of medicines. There are different symptoms of renal failure. The very first symptom is weight loss, vomiting, nausea. Kidney pain की वजह से पेशेंट को वॉमिटिंग भी हो सकती है और nausea means चक्कर आना, दिल ख़राब होना, and blood in urine. These are the symptoms of renal failure. As we discussed the two types of renal failure, the first type was acute. So here we are discussing acute type of renal failure. Acute type of renal failure में the treatment is dialysis. Dialysis, you must have listened the name of dialysis. First of all, we are going to go through the definition of dialysis. Dialysis is a technique in which substances move from blood from semi-permeable membrane into a dialysis solution. हम डिटेल में इसको पढ़ेंगे, लेकिन ये वो प्रोसेस है जिसमें ब्लड को बॉडी से बाहर ला के साफ़ किया जाता है और दोबारा ब्लड के बॉडी के अंदर इसको भिजवा दिया जाता है. There are two types of dialysis. The first type of dialysis is known as hemodialysis, whereas the second type of dialysis is called peritoneal dialysis. Let's discuss both of them one by one. The first type of dialysis is known as hemodialysis. If you study about the hemodialysis over the net or if you study it from different types of books, you will come across two spellings of hemodialysis, that is HAEMO or HEMO. Both these spellings are correct, so ignore this thing. Hemodialysis is a special type of dialysis in which blood is taken out from the body of the patient और बॉडी से बाहर ब्लड को निकाल के उसको मशीन के ज़रिए which is known as dialyzer के ज़रिए साफ़ किया जाता है. Let's study the procedure. सबसे पहले any artery of the hand is selected. हैंड ज़रूरी नहीं है, किसी भी बॉडी पार्ट से ब्लड लिया जा सकता है. सो यहाँ पे डायग्राम में आप पेशेंट का हाथ देख सकते हैं, उसकी आर्टरी से ब्लड लिया जाता है एंड इट इज़ कनेक्टेड विद द मशीन विच इज़ नोन एज डायलाइज़र. इस मशीन के नीचे अगर आप देखें तो यू विल सी दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ बॉटल्स विच आर अटैच्ड विद द डायलाइज़र मशीन.
Here we are having fresh dialysate. ये हमारे पास fresh dialysing fluid है which is known as dialysate. इस solution को कहा जाता है dialysate. ये सोल्यूशन इस डायलेज़र में इंसर्ट कर दिया जाता है. अब यहाँ पे अगर आप देखें तो वी आर हैविंग अ मेम्ब्रेन. दिस मेम्ब्रेन इज़ कॉल्ड सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. ये मेम्ब्रेन बाकी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होने की वजह से ये बाकी किसी भी कंपोनेंट को अलाउ नहीं करती टू कम आउट फ्रॉम द ब्लड एक्सेप्ट नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोडक्ट्स. यहाँ पे वी आर हैविंग द अदर बॉटल इन विच वी आर गोइंग टू रिकलेक्ट द यूज डायलिसेट. वो डायलिसेट जो कि एक दफ़ा इस्तेमाल हो चुका है उसको दोबारा से कलेक्ट करके इस मशीन में पंप बैक कर दिया जाता है. सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर. पेशेंट के हैंड के आर्टरी को इसके साथ कनेक्ट कर दिया जाता है. जैसे ही ये डायलेज़र में आता है हमें पता है कि ये पेशेंट सफ़र कर रहा है फ्रॉम द रीनल फेलियर और किडनी फेलियर. सो इसके ब्लड में नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं. अब जैसे ही ये इस मशीन से गुज़रते हैं तो तमाम का तमाम नाइट्रोजीनियस प्रोडक्ट यहाँ से निकल के इस डायलिसेट सोल्यूशन में चला जाता है जो कि इस बॉटल से हमने इंसर्ट किया था इन दिस डायलेज़र. यहाँ से जब ये ब्लड वापस जाता है तो इट इज़ आलमोस्ट फ्री ऑफ द नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोडक्ट और इसको दोबारा से इंसर्ट कर दिया जाता है इन द वेन ऑफ द पेशेंट. वेन ऑफ द पेशेंट में इंसर्ट करने की बेसिक वजह ये है कि ये ब्लड अब हार्ट के पास जाएगा एंड हार्ट इज़ गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट इट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. द बेसिक रीज़न इज़ दिस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोडक्ट्स को अलाउ करता है कि वो बाहर आए, बाकी इसमें से कोई भी कंपोनेंट बाहर नहीं आ सकता. फॉर दिस हीमोडायलिसिस द पेशेंट हैज़ टू गो टू द हॉस्पिटल बिकॉज इट टेक्स प्लेस अंडर द ऑब्जर्वेशन ऑफ द डॉक्टर. दिस इज़ नोन एज हीमोडायलिसिस. Second type of dialysis is known as peritoneal dialysis. Peritoneum cavity is the cavity which is present in the abdominal region. हमारे abdominal region में वो part जहाँ पे हमारे intestines present हैं तो that cavity is known as peritoneal cavity. यहाँ पे इन intestines के इर्द गिर्द जो membrane होती है तो that membrane is known as peritoneum. बेसिकली ये डायलिसिस इस पार्ट ऑफ द बॉडी में होने की वजह से इसको कहा जाता है पेरिटोनियल डायलिसिस. इस डायलिसिस के लिए द पेशेंट हैज़ टू विजिट द हॉस्पिटल ओनली वंस टू पास दिस कैथेटर. इस कैथेटर को पास करने के लिए पेशेंट को सिर्फ एक दफ़ा हॉस्पिटल जाना पड़ता है. इफ़ यू लुक एट द कैथेटर तो इट इज़ हैविंग टू एंड्स. इसके एक एंड पे हमारे पास सोल्यूशन बैग लगा हुआ है जिसमें फ्रेश सोल्यूशन मौजूद है. इस सोल्यूशन को इस कैथेटर के ज़रिए बॉडी के अंदर इंसर्ट कर दिया जाता है. नाउ this solution is just like blood plasma but it is not having nitrogenous waste products. इसमें nitrogenous waste products की concentration ज़ीरो है, लेकिन ब्लड जो यहाँ पे फ्लो कर रहा है तो दैट इज़ हैविंग हायर कंसनट्रेशन ऑफ नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोडक्ट्स. इसलिए स्लोली एंड ग्रेजुअली वो नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोडक्ट्स इस डायलिसेट में शामिल होना शुरू हो जाता है, इस सोल्यूशन के अंदर शामिल होना शुरू हो जाता है. आफ्टर सम टाइम्स विद द हेल्प ऑफ दिस एंड ऑफ कैथेटर इसको बाहर खींच लिया जाता है और इस बैग में इसको जमा करना शुरू कर दिया जाता है. सो दिस प्रोसेस इज़ नोन एज पेरिटोनियल डायलिसिस. हमारे पास तकरीबन 10 to 15 पेशेंट्स आर रिसीविंग पेरिटोनियल डायलिसिस. मोस्टली पेशेंट्स जो रिसीव करते हैं डायलिसिस तो दैट इज़ नोन एज हेमोडायलिसिस. This dialysis is inexpensive as compared to hemodialysis, but the hemodialysis is more safe as compared to peritoneal dialysis. So these are the two types of dialysis, or we can say this is the treatment in case of renal failure. In the chronic type of renal failure, kidney transplant is going to be prescribed by the doctor. जिस डॉक्टर से पेशेंट ट्रीटमेंट ले रहा है तो किडनी ट्रांसप्लांट, लेकिन किडनी ट्रांसप्लांट के लिए इट इज़ वेरी वेरी नेसेसरी कि टिश्यू मैच होना चाहिए ऑफ द डोनर एंड द रिसेप्टर. सो दिस इज़ अबाउट द डिसऑर्डर्स ऑफ द ह्यूमन किडनी. Now dear students, here we are having the question answer session. Question number 1 is what are the factors involved in stone formation? Which type of stones are there and how these stones are formed? What are the factors which are going to lead towards the stone formation? Question number 2 is what are the differences between peritoneal dialysis and hemodialysis? So you are going to answer these two questions.
Thank you, dear students, for being here with me. Stay blessed. Allah Hafiz.